डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के लिए हम चैप्टर मात्रक व मापन का अध्ययन कर रहे हैं तथा आज की यह पीपीटी स्लाइड शो टॉपिक मापन में त्रुटियों पर आधारित है। इस स्लाइड शो में जिन सब टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे उनमें से पहला है मापन में त्रुटियों पर आधारित आंकिक प्रश्न, दूसरा है सार्थक अंक, तीसरा है किसी व्यंजक में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने के नियम। अगली जो स्लाइड होगी उसमें हम मापन में त्रुटियों पर आधारित प्रश्नों को या आंकिक प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। यहाँ पर वीडियो के लिए मैंने कुछ आंकिक प्रश्न लिए हैं, जिनमें से पहला है किसी चालक का विभवांतर V = IR होता है यदि I = 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर हो तथा R = 10 प्लस माइनस 0.3 ओम हो तो विभवांतर V में त्रुटि की गणना करें। अब इस प्रश्न में जो I का जो मान दिया है, यह I का जो परिमाण दिया है वह त्रुटियुक्त परिमाण है। यहाँ पर I का मान दिया है 10 प्लस माइनस 0.2, तो इसमें प्लस माइनस 0.2 त्रुटि है। प्लस माइनस का अर्थ या तो धनात्मक त्रुटि है या ऋणात्मक त्रुटि है, अर्थात या तो I के परिमाण में अधिकता है या कमी है। इसी प्रकार से R का जो परिमाण दिया है वह 10 प्लस माइनस 0.3 यहाँ पर त्रुटि है, या तो धनात्मक त्रुटि है या ऋणात्मक त्रुटि है, अर्थात परिमाण में अधिकता है या परिमाण में कमी है। तो यह है प्रश्न। प्रश्न को व्यवस्थित हल करने के लिए हम उसका प्रारंभ करेंगे दिया है से, और दिया है में हम उन राशियों का विवरण देंगे जो कि प्रश्न में दी गई होंगी। जैसे यहाँ पर धारा का या वैद्युत धारा का जो त्रुटिपूर्ण मान दिया है वह है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो उसको हम त्रुटिपूर्ण मान को यहाँ पर हम इस प्रकार से लिखेंगे I प्लस माइनस डेल्टा आई यहाँ पर I के मान में या I के परिमाण में त्रुटि हो गई, तो 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। इसी प्रकार R का जो त्रुटिपूर्ण मान होगा R प्लस माइनस डेल्टा R = 10 प्लस माइनस 0.3, ये आ जाएगा ओम। और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अलग अलग करके। I का जो परिमाण है वो 10 एम्पियर है और I में जो त्रुटि है डेल्टा I उसका परिमाण है 0.2 एम्पियर। इसी प्रकार R का जो परिमाण है वह 10 ओम है और R में जो त्रुटि है वह प्लस माइनस 0.3 ओम। इसको हमने डेल्टा R यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप आएगा ज्ञात करना है। ज्ञात करना है में हम लिखेंगे विभवांतर में प्रतिशत त्रुटि हमें ज्ञात करनी है, तो वही लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप आएगा आंकिक प्रश्न का हल, और हल के लिए यहाँ पर हम जानते हैं V = I × R, अर्थात किसी चालक के सिरों का विभवांतर चालक में प्रवाहित होने वाली धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर राशियों के गुणनफल के द्वारा यानी कि I और R के गुणनफल के द्वारा हम V का या विभवांतर का जो मान है उसको प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रश्न को में जो त्रुटि होगी वह राशियों के गुणनफल के कारण होगी और उसको हम राशियों के गुणनफल से ही ज्ञात करेंगे। तो इसका हमने या ये राशियों का गुणनफल में त्रुटि को हमने पिछले जो वीडियो स्लाइड थी उसमें इसका अध्ययन कर लिया था। उसको मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ कि यदि हमारे पास दो त्रुटियुक्त राशियां, यदि दो त्रुटियुक्त राशियां, क्योंकि दो ही राशियां यहाँ पर प्रश्न में दी गई हैं, त्रुटियुक्त राशियां इनमें से पहली है A प्लस माइनस डेल्टा ए में त्रुटि है, कॉमा B प्लस माइनस डेल्टा बी में त्रुटि है हो, तथा इनका जो गुणनफल है, क्योंकि हम यहाँ पर राशियों के गुणनफल के कारण त्रुटि का अध्ययन या उसके संबंधित प्रश्न को हल कर रहे हैं, तथा इनका गुणनफल यदि Z, और त्रुटि युक्त गुणनफल हो जाएगा Z प्लस माइनस डेल्टा Z, ये गुणनफल के कारण त्रुटि हो जाएगी हो, तो
जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इजिकल टू ये हो जाता है राशियों का गुणनफल ए, क्योंकि राशियों के गुणनफल की त्रुटि है तो इसको हमने लिख दिया ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। और तब इनकी जो आपेक्षिक त्रुटि होती है, तब आपेक्षिक त्रुटि यह जो वीडियो स्लाइड थी उसमें इस प्रकार से प्राप्त हुई थी, त्रुटि इजिकल टू आ जाएगा डेल्टा जेड ओवर जेड इजिकल टू ए प्लस माइनस ए भी लिख सकते हैं, डेल्टा ए ओवर ए, और यहां पर प्लस माइनस या प्लस लिख देते हैं, डेल्टा बी ओवर बी। यह आपेक्षिक त्रुटि प्राप्त होती थी। यह अपने आप में एक फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले के आधार पर हम यहां पर प्रश्न को हल करेंगे। और इसमें अगर हमें प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी हो तो प्रतिशत त्रुटि बराबर होता है आपेक्षिक त्रुटि इंटू 100। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर राशियों के गुणनफल की प्रतिशत त्रुटि, यह आ जाता है किसके बराबर, डेल्टा जेड ओवर जेड, और इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाता है 100 से। यानी कि इसको हम यहां पर डेल्टा जेड ओवर जेड की वैल्यू यहां पर रख देंगे सूत्र से, तो ए ओवर ए प्लस या प्लस माइनस डेल्टा बी ओवर बी इंटू 100। तो हमें यही दो चीजें ज्ञात करनी है, इंटू 100, ये आ जाएगी प्रतिशत त्रुटि ये वाली। तो इन्हीं दो जो हमने सूत्र ज्ञात किए हैं, इन्हीं से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। और इसीलिए इस यहां पर मैंने सीधा सीधा यहां पर मान रख दिए हैं, ए, डेल्टा ए, आर और डेल्टा आर। इन मानों को हम सीधा सीधा यहां पर सूत्र में रख देंगे। यदि हमें आपेक्षिक त्रुटि, माना हमें प्रश्न के अनुसार आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात करनी हो तो V बराबर आई आर में आपेक्षिक त्रुटि या गुणनफल में आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, और यह हो जाएगी डेल्टा V ओवर V, क्योंकि गुणनफल यहां पर Z की जगह V है, तो V प्लस Z प्लस डेल्टा Z की जगह V प्लस डेल्टा V हो जाएगा, और डेल्टा Z के स्थान पर डेल्टा V हो जाएगा। तो यहां सूत्र में रख देंगे, इस वाले सूत्र में रख देंगे सीधा सीधा मान आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात करने के लिए। तो V इजिकल टू यहां पर आ जाएगा, A के स्थान पर I मान लेते हैं तो डेल्टा I ओवर I, और B के स्थान पर R मान लेते हैं तो डेल्टा R ओवर R, और सीधा सीधा यहां पर मान रख दो किसके, डेल्टा I के, डेल्टा R के। तो यह हो जाएगा डेल्टा V ओवर V इजिकल टू, इसका मान है 0.2 ओवर 10 प्लस 0.3 ओवर 10 इजिकल टू आ जाएगा 0.5 ओवर 10। यह आ जाएगी आपेक्षिक त्रुटि। तो इस प्रकार से हमने सीधा सीधा आपेक्षिक त्रुटि सूत्र में मान रख के प्राप्त कर ली। आपेक्षिक त्रुटि बराबर यह आ जाएगा डेल्टा V ओवर V इजिकल टू 0.5 ओवर 10, और इसको हम 5 ओवर 100 भी लिख सकते हैं। ये हो गई आपेक्षिक त्रुटि। अब त्रुटि का जो प्रतिशत है, नेक्स्ट स्टेप में जो प्रश्न में पूछा गया है, त्रुटि प्रतिशत, ये बराबर होता है आपेक्षिक त्रुटि गुणा 100। त्रुटि प्रतिशत बराबर होता है आपेक्षिक त्रुटि गुणा 100। तो सीधा सीधा यहां पे मान रख देंगे डेल्टा V ओवर V इंटू 100, यानी कि यह आ गया था डेल्टा V ओवर V का मान यहां पर आया था 5 ओवर 100 इंटू 100, और 100 से 100 कैंसिल, यानी कि सीधा सीधा 5% त्रुटि हो गई। तो V में या विभवांतर में जो त्रुटि प्राप्त होगी यही उत्तर हो जाएगा। विभवांतर में त्रुटि, विभवांतर V में 5% त्रुटि गुणनफल से प्राप्त होगी। 5% त्रुटि उत्पन्न होगी या प्राप्त होगी। तो यह था त्रुटियों के गुणनफल पर आधारित प्रश्न। अंकित प्रश्न मैंने लिया है, मीटर पैमाने द्वारा मापी गई लंबाइयां 25 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हैं।
दोनों मापों में कौन अधिक यथार्थ है और क्यों? इस प्रश्न के हल का प्रारंभ हम पुनः दिया है से करेंगे। यहाँ पर दिया है 1 मीटर पैमाना और इस मीटर पैमाने द्वारा मापी गई लंबाइयाँ क्रमशः 25 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर ज्ञात करना है। में मीटर पैमाने द्वारा मापी गई मापों की यथार्थता कि कौन सी अधिक यथार्थ माप है। और नेक्स्ट स्टेप होगा हल। इस प्रश्न के हल का प्रारंभ हम यथार्थता से करेंगे। यथार्थता को इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। यथार्थता इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/, आपेक्षिक त्रुटि या आपेक्षिक त्रुटि का जो प्रतिशत है 1/, आपेक्षिक त्रुटि, या ये कह सकते हैं कि किसका प्रतिशत अधिक है उस पर ये निर्भर करता है। यानी कि जिस माप की आपेक्षिक त्रुटि अधिक होगी उसकी यथार्थता कम होगी, और जिस माप की आपेक्षिक त्रुटि कम होगी या त्रुटि का प्रतिशत कम होगा उसकी यथार्थता अधिक होगी। और आपेक्षिक त्रुटि प्रतिशत को हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। आपेक्षिक त्रुटि प्रतिशत बराबर होता है, आपेक्षिक त्रुटि का जो प्रतिशत होता है वो बराबर होता है निरपेक्ष त्रुटि बटे जो राशि है या जो माप है उसका मान। यहाँ पर मैं राशि का मान लिखूंगा, या राशि का माध्य मान भी लिखा जाता है इसमें, या राशि का वास्तविक मान भी लिखा जाता है इसमें। राशि का मान गुणा 100। यथार्थता का मतलब यहाँ पर वास्तविकता से है या शुद्धता से है, तो किसकी शुद्धता अधिक है वही चीज हमने ज्ञात करनी है। तो आपेक्षिक त्रुटि बराबर निरपेक्ष त्रुटि बटे राशि का मान गुणा 100। और निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात की जाती है किसी पैमाने की, इसीलिए मैंने एक क्रम में रखा है इसको। निरपेक्ष त्रुटि बराबर होता है किसी पैमाने के लिए 1/2 गुणा अल्पतम मांक, अल्पतम मांक 1/2 गुणा अल्पतम मांक। और मीटर पैमाने का अल्पतम मांक होता है 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। मीटर पैमाने का अल्पतम मांक बराबर होता है 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। तो अब आप देखिए एक क्रम में हम इसको ज्ञात करेंगे। पहले हमें मीटर पैमाने का अल्पतम मांक ज्ञात होना चाहिए, उसके बाद हम निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करेंगे, निरपेक्ष त्रुटि के बाद आपेक्षिक त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करेंगे, आपेक्षिक त्रुटि या आपेक्षिक त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करेंगे, और उसके बाद यथार्थता ज्ञात करेंगे। और जिस पैमाने की यथार्थता जितनी अधिक होगी, जिस पैमाने की आपेक्षिक त्रुटि जितनी अधिक होगी उसका यथार्थता उतना ही कम होगा, क्योंकि इनमें व्युत्क्रमानुपात का संबंध है। पैमाने के लिए निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करेंगे, तो पैमाने के लिए निरपेक्ष त्रुटि यह आ जाएगा 1/2 गुणा अल्पतम मांक, और अल्पतम मांक है 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि यह आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। ये निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी। अब हम 25 सेंटीमीटर माप के लिए पहले आपेक्षिक त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करेंगे। 25 सेंटीमीटर माप के लिए आपेक्षिक त्रुटि का प्रतिशत तो ये बराबर है, यहां पर रख देंगे निरपेक्ष त्रुटि बटे राशि का मान गुणा 100। तो यह आ जाएगा 0.05 ओवर 25 सेंटीमीटर माप के लिए, तो यहाँ पे राशि का मान 25 या माप का मान 25 रख देंगे इंटू 100, और यह आ जाएगा 0.2% आ जाएगा यहाँ पर। अब अगले स्टेप में 10 सेमी माप के लिए आपेक्षिक त्रुटि प्रतिशत निकाल देंगे। आपेक्षिक त्रुटि प्रतिशत यहां पर फिर फॉर्मूले में सीधा सीधा मान रख देंगे, तो ये आ जाएगा 0.05
बटे 10 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 0.5%। अब जिस माप के लिए आपेक्षिक त्रुटि का प्रतिशत अधिक होगा उसकी यथार्थता उतनी ही कम होगी। तो यथार्थता बराबर आ जाएगा, यथार्थता प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा 1 बटे आपेक्षिक त्रुटि, 1 बटा आपेक्षिक त्रुटि। और ये जिस पैमाने की जितनी त्रुटि कम होगी उसके लिए आपेक्षिक त्रुटि उसके लिए यथार्थता उतनी ही अधिक होगी। तो 25 सेंटीमीटर माप की 25 सेमी माप की यथार्थता अधिक होगी, यथार्थता अधिक होगी। अब कैसे होगी इसमें, वैसे भी अगर हम 1/0.2 रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा 5 आ जाएगा इसका, और 1/0.5 रखेंगे तो इसका मान 2 आएगा। तो 25 सेंटीमीटर की जो यथार्थता है वो 5 आ रही है और 10 सेंटीमीटर की जो यथार्थता है वो 2 आ रही है। तो इस हिसाब से 25 सेंटीमीटर माप की यथार्थता अधिक होगी। तो यह था यथार्थता के लिए अंकित प्रश्न। इस स्लाइड से हम सार्थक अंकों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम सार्थक अंकों को परिभाषित करेंगे। यहाँ पर सार्थक अंक की परिभाषा इस प्रकार से लिखी गई है कि प्रत्येक राशि को उसी सत्यता तक व्यक्त करना चाहिए जितनी सत्यता तक हम उसकी माप कर सकते हैं। जितने अंकों से किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जा सकता है उनकी संख्या को सार्थक अंकों की संख्या कहते हैं। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, किसी संख्या में दशमलव चिन्ह हटाकर तथा बाईं ओर के शून्य को छोड़कर जो संख्या प्राप्त होती है उसके अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। इसको हम निम्न उदाहरणों से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला उदाहरण है 123.64 में सार्थक अंकों की संख्या 5 है। इसी प्रकार से 203.004 में सार्थक अंकों की संख्या 6 है। अगला उदाहरण है 0.2000 में सार्थक अंकों की संख्या 4 है। इसी प्रकार से 0.00031 में सार्थक अंकों की संख्या 2 है। अगला उदाहरण है 1.00031 में सार्थक अंकों की संख्या 6 है। इसी प्रकार से 20.00 में सार्थक अंकों की संख्या 4 है। अगला उदाहरण है 0.4050 में सार्थक अंकों की संख्या 4 है। अगली स्लाइड में हम किसी व्यंजक में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने से संबंधित नियमों का अध्ययन करेंगे। किसी व्यंजक में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने के नियम इस प्रकार से हैं। इनमें से पहला नियम है सभी अशून्य अंक यानी कि नॉन जीरो डिजिट सार्थक अंक होते हैं। उदाहरण के लिए x कोई संख्या है जिसका मान 8696 है में सार्थक अंकों की संख्या 4 है, अर्थात सभी अशून्य अंक सार्थक अंक हैं। इसी प्रकार से 636 में सार्थक अंकों की संख्या 3 है। दूसरा नियम इस प्रकार से है, दो अशून्य अंक अर्थात नॉन जीरो डिजिट के मध्य आने वाले सभी शून्य सार्थक अंकों की गणना में लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए x कोई संख्या है और इसका मान 2003 है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 है। इसी प्रकार से y कोई राशि है जिसका मान 2.02304 में सभी अंक सार्थक अंकों में लिए गए हैं, अर्थात नॉन जीरो अशून्य अंकों के मध्य जो शून्य आएगा उसकी गणना भी सार्थक अंकों में की गई है। तो इस प्रकार से 2.02304 में सार्थक अंकों की संख्या 6 है। इसका तीसरा नियम है, यदि संख्या का अंकित मान 1 से कम हो तो दशमलव के दाहिनी ओर के तथा अशून्य अंक के बाईं ओर वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए 0.00046 में सार्थक अंकों की संख्या 2 है,
अर्थात दशमलव संख्या में अशून्य अंक के बाईं ओर के सभी शून्यों को सार्थक अंकों में नहीं लिया गया है। और यदि यह संख्या एक से अधिक है, यानी कि दशमलव के पहले यहाँ पर एक है यानी कि अशून्य अंक है, तो बीच वाले सभी शून्य नियम नंबर 2 से सार्थक अंकों में गिने जाएंगे। इस प्रकार से y इजिकल टू 1.00046 में सार्थक अंकों की संख्या 6 है। अगला नियम है दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य अंक के पश्चात दाईं ओर आने वाले सभी शून्य अंक सार्थक अंकों की गणना में लिए जाते हैं। तो दाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंकों की अशून्य अंक के दाईं ओर, अर्थात जैसे यहाँ पर संख्या है 0.000600, इसमें 6 की बाईं ओर की संख्याएं सार्थक अंकों में नहीं ली गई हैं, परंतु दाईं ओर की संख्याएं सार्थक अंकों में ली गई हैं। इस प्रकार से इस संख्या में सार्थक अंकों की संख्या 3 है। इसी प्रकार से कोई अन्य संख्या है 0.0060, तो बाईं ओर के शून्य सार्थक अंकों में नहीं लिए गए हैं और दाहिनी ओर के शून्य सार्थक अंकों में लिए गए हैं, तो इस संख्या में सार्थक अंकों की संख्या 2 है। अगला नियम है अशून्य अंक के दाहिनी ओर स्थित सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर 20,000 है, तो इसमें दाहिनी ओर के जो संख्याएं हैं उनको सार्थक अंकों में नहीं लिया गया है, तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 1 है। इसी प्रकार से 4650000 में दाहिनी ओर के शून्य सार्थक अंकों में नहीं लिए गए हैं, केवल 465 अर्थात 3 अंकों को ही सार्थक अंकों में लिया गया है। इस प्रकार से इस संख्या में सार्थक अंकों की संख्या 3 है। अगला नियम है अंतिम अशून्य राशि के दाहिनी ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंकों में लिए जाते हैं उन्हें यदि उन्हें मापन द्वारा प्राप्त किया गया हो। और ये यहाँ पर उदाहरण इस प्रकार से है कि यदि हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी ली है, जैसे यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी x बराबर 1.060 है, तो इसमें सभी सार्थक अंक होंगे, चाहे वह शून्य ही क्यों न हो। इसी प्रकार से 4.050 में सार्थक अंक की संख्या 4 है। नेक्स्ट जो नियम है वह इस प्रकार से है किसी भौतिक राशि के मापन में 10 की घातों को सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है। यदि कोई भौतिक राशि जैसे यहाँ पर लिखी गई है x इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻⁻10 में सार्थक अंकों की संख्या 2 है, तो यहाँ पर 10 की घात में जो संख्या लिखी गई होगी या 10 की घात वाली जो संख्या होगी उसको सार्थक अंकों में नहीं गिना जाएगा। केवल जो गुणांक में जो संख्या होगी उसी में से हम सार्थक अंक नियमानुसार ज्ञात करेंगे। अगला उदाहरण इसी में है y बराबर कोई संख्या है 4.51 इंटू 10⁻15, इसमें 10 की घात को सार्थक अंक में नहीं लिया जाएगा, केवल 4.51 अर्थात यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या 3 है। अगला नियम है अष्टम नियम भौतिक राशि के मापन से प्राप्त राशि में दशमलव की स्थिति बदलने से सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती है। जैसे संख्या 6.456, 64.56, 645.6 या 6456, प्रत्येक स्थिति में सार्थक अंकों की संख्या 4 है। तो यहाँ पर केवल दशमलव की स्थिति परिवर्तित हुई है, इसके फलस्वरूप जो सार्थक अंकों की संख्या होगी वह यथावत रहेगी, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि यदि दशमलव के स्थान में परिवर्तन किया जाए तो सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यह जो वीडियो स्लाइड थी वह त्रुटियों पर आधारित आंकिक प्रश्नों पर आधारित तथा इसमें सार्थक अंकों का अध्ययन किया गया था। ओके, थैंक यू।